चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं मल्टीपल रिग्रेशन, राइट? मल्टीपल रिग्रेशन व्हेन देयर इज दी वन डिपेंडेंट वेरिएबल एंड सो मेनी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स. So I have taken here is the one very good example how we want to check. A student want to test a hypothesis regarding the relationship between size and age of a firm and its performance in a particular industry. Size was measured by the number of employees working in the firm, age in terms of number of years it is operating, and performance was measured by return on equity. So we have taken 50 firms, right? In this example, हम ये चाहते हैं, एक hypothesis चेक करना चाहते हैं कि क्या कोई रिलेशनशिप है इस फर्म की परफॉर्मेंस का साइज एंड एज से, उस फर्म की एज से, राइट? हमने साइज को लेने के लिए क्या किया, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज देख लिए. एक फर्म में जिसमें कम एम्प्लॉयज हैं दैट मीन्स वो छोटी फर्म है, और जिसमें ज्यादा एम्प्लॉय है वो बड़ी फर्म है, राइट? सेम वे एज के लिए हमने क्या किया, कितनी पुरानी वो फर्म है, नंबर ऑफ इयर्स वो ऑपरेट कर रही है, तो वो हमें एज बता देगा उस फर्म का. और परफॉर्मेंस हमने उसका आउटपुट, हमने रिटर्न ऑन इक्विटी मेजर कर लिया है, जिसको हमने ये कहा है इट इज अ परफॉर्मेंस ऑफ द फर्म. तो वी हैव टेकन 3 कॉलम्स, परफॉर्मेंस, साइज, एज. तो फर्म आईडी टोटल मैंने 50 का डेटा लिया है, यहाँ पर आई हैव टेकन 50 फर्म्स का डेटा, और ये इसके 3 कॉलम्स हैं. एंड आई हैड क्रिएटेड हाइपोथेसिस. In null hypothesis, firm's performance is not positively related to its size and age. ये मेरी null hypothesis है, और मैंने 2 alternate hypothesis बनाई है कि firm की performance is positively related to its size, right? मतलब I mean उसमें कितने employees हैं, employees के basis पे हम size measure कर रहे हैं, and this is and just an hypothetical example. और alternate hypothesis, एक और नंबर 2 hypothesis, firm's performance is positively related to age. लेकिन null hypothesis कहती है कि firm की performance is not positively, इसका कोई लेना देनी है performance का size और age से, right? There is no relationship. अब एक शेयर कर रहे हैं SPSS फाइल, राइट? SPSS फाइल में अगर आप देखेंगे, मैंने 3 वेरिएबल्स मुझे चाहिए थे, मैंने 3 वेरिएबल्स यहाँ डिफाइन कर दिए हैं. फर्म आईडी, performance, size, age. Firm ID, performance, size, and age. Right? I have defined all are at the scale level. Right? Performance मुझे डेसिमल में भी चाहिए, इसलिए मैंने 2 डेसिमल पॉइंट से भी इसको लिया है. ये मैंने डिफाइन किया, तो मुझे डेटा व्यू में आप देखोगे 4 कॉलम नजर आ रहे हैं, क्योंकि मैंने 4 वेरिएबल्स वहां डिफाइन किए, फर्म आईडी, परफॉर्मेंस, साइज एंड एज. और ये डेटा मैंने अपनी वर्ड फाइल से यहाँ कॉपी कर लिया, राइट? दिस इज द डेटा. अभी हम क्या करेंगे, वी वांट टू चेक, रिग्रेशन रन करना है हमने, हम एनालाइज में जाएंगे, और यहाँ पर अगर आप देखोगे रिग्रेशन, रिग्रेशन में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, वो अभी करेंगे हम धीरे धीरे बाद में. अभी हम जाएंगे यहाँ पर लीनियर रिग्रेशन में. लीनियर रिग्रेशन में जब हम जाएंगे तो अभी इसमें हम ये देखेंगे परफॉर्मेंस क्या है हमारा, हमारी परफॉर्मेंस इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल. परफॉर्मेंस किस पे डिपेंड करती है, साइज और एज पे, ये हमें चेक करना है, राइट? साइज एंड size is a dependent variable and age is also, sorry, both are independent variable. परफॉर्मेंस डिपेंड करिए इन दोनों वेरिएबल्स पे. जब हम मेथड पर जाएंगे तो यहाँ आप देखिए बहुत सारे टाइप्स ऑफ मेथड है, एंटर, स्टेप वाइज, रिमूव, बैकवर्ड, फॉरवर्ड, देयर आर सो मेनी काइंड्स ऑफ मेथड्स. बट हम एंटर करेंगे क्योंकि स्टेप वाइज अभी हम अपने नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे स्टेप वाइज मेथड, रिमूव, बैकवर्ड, एंटर मेथड, अदर मेथड्स. तो हम एंटर मेथड दे रहे हैं, राइट? हमने यहाँ स्टैटिस्टिक्स में मुझे क्या क्या चाहिए, मुझे एस्टिमेट्स चाहिए, मॉडल फिट चाहिए, मुझे डिस्क्रिप्टिव भी इसके मिल जाएं, राइट? आई वॉन्ट दीज 3 थिंग्स कि वेदर मॉडल फिट है या नहीं है. मैंने इस पे कंटिन्यू कर दिया. कंटिन्यू करने के बाद मैंने इस पर ओके किया. अब आप ओके जब हमने किया तो आप देखिए मेरे पास आउटपुट फाइल में, यहाँ पर रिग्रेशन में यू कैन सी हियर डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, परफॉर्मेंस, साइज एंड एज, राइट? यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन मीन आ गया, तीनों वेरिएबल्स का, परफॉर्मेंस, साइज एंड एज, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड का नंबर 50-50 इन ईच कैटेगरी आई हैव टेकन डेटा. दिस टेबल शोज कोरिलेशन. कोरिलेशन में अगर आप देखोगे पियर्सन कोरिलेशन, परफॉर्मेंस का ऑलवेज 1, राइट? And we can see size का size के साथ that is also 1, right? In that way we could see here कि इसका किसके साथ, I mean 1, size का size के साथ 1 और age का age के साथ 1.
right? So this is the correlation among the variables. यहाँ पर वेरिएबल एंटर एंड रिमूव, क्योंकि हमने एंटर मेथड लिया है तो इट इज रिफ्लेक्टिंग एंटर. अगर हम इसमें वन बाय वन एक वेरिएबल को एंटर करते, दूसरे को रिमूव करते, फिर दोनों को, या स्टेप, फिर एक और मेथड होता है स्टेप वाइज, कि पहले हमने एक वेरिएबल को डाला, फिर हमने दूसरे वेरिएबल को डाला, फिर तीसरे वेरिएबल को डाला, वो स्टेप वाइज, कि पहले वेरिएबल एक गया, दूसरा गया, एंड ऑल दिस हमने डाला. वो स्टैटिस्टिकल टूल, स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर खुद डिसाइड करेगा. अब आप देखिए हमारे पास जो मॉडल समरी आई है, आर इसका है 0.416, आर स्क्वायर 0.173 एंड एडजस्टेड आर स्क्वायर आया इसका 0.138. स्टैंडर्ड एरर दिस थिंग. And ANOVA table is here. Abhi one by one we will discuss. And coefficient table and unstandardized coefficients, right? B value, this is the B value, this is the standard error. Standardized coefficient में अगर आप देखो, this is the beta value. ये significance level है 0.003 and 0.083. अब हम इन टेबल को अपने Word document में इसको copy कर लेंगे, right? I had copied, राइट, वर्ड डॉक्यूमेंट में वेरिएबल एंटर रिमूव मैंने यहाँ कॉपी कर दिया वहां से SPSS फाइल से या आउटपुट फाइल से. मॉडल समरी इज हियर, ये भी मैंने यहाँ कॉपी कर दिया, और इस कोफिशिएंट्स फाइल को भी मैंने यहाँ पर कॉपी कर दिया, राइट. अब आप एक चीज ये देखिए, यू कैन सी हियर मॉडल समरी, दिस इज द एडजस्टेड आर स्क्वायर and this is the R square. Adjusted R square, it is always very, very important. This tells us that the two IVs, independent variables in our model, account for 13.8% variance in the DV. मतलब वो ये कह रहा है कि सिर्फ 13.8% variance है इन दोनों फैक्टर्स की वजह से, राइट. अब एक किसी फर्म की परफॉर्मेंस देखने के लिए उसका एज और उसका साइज नॉट सफिशिएंट वेरिएबल्स, नॉट सफिशिएंट फैक्टर्स. इसका मतलब और भी फैक्टर्स हैं जो उसकी परफॉर्मेंस में मैटर करते हैं, वो हमारे इस मॉडल में नहीं है. सो वी कैन से दिस इज नॉट अ गुड मॉडल, एक अच्छा मॉडल नहीं है, बिकॉज वो सिर्फ कितना एक्सप्लेन कर रहा है, 13.8% वेरिएंस इन दी performance of the firm, जो हमारा dependent variable है, right? And R square, yes, R square, it is showing there is the, I mean, what is the variation? I mean, we can say variation in the dependent variable due to independent variables, right? फिर हम आते हैं यहाँ पर दिस टेबल, दैट इज द टेबल जहां पर बी वैल्यू, टॉलरेंस, VIF, सिग्निफिकेंस, ईच एंड एवरी बीटा वैल्यू, एवरीथिंग इज हियर, राइट. यहाँ आप देखोगे I had created regression coefficient can be used to construct an ordinary least square OLS equation. हम इससे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, राइट. OLS जिसकी हम बात कर रहे हैं, राइट. इक्वेशन में आप देखो परफॉर्मेंस इज आर डिपेंडेंट वेरिएबल. अब ये कहां से आया, 0.356, वो यहां से आया 0.356. दिस इज द कांस्टेंट का वैल्यू, जो अनस्टैंडर्ड कोफिशिएंट का जो बी वैल्यू है, वी विल पुट हियर, राइट. 0.209 you could see here, 0.209, right. ये इसका साइज है, right. this size का अनस्टैंडर्ड कोफिशिएंट है, वो हमने यहाँ रख दिया, साइज से उसको मल्टीप्लाई कर दिया, एंड प्लस 0.190, this is the coefficient value, unstandard coefficient value of age. और से हमने, अब हम किसी के लिए भी परफॉर्मेंस कैलकुलेट कर सकते हैं. हम यहाँ इस फॉर्मूले में we will put size and we will put age, और उसका परफॉर्मेंस यहाँ पर आ जाएगा. Then we can compare this performance with the observed. ये हमारी परफॉर्मेंस है. दिस वन इज दी, यू कैन सी 10.24. अगर हम क्या ये वैल्यू डालते हैं तो क्या हमारे पास ये परफॉर्मेंस आती है, तो वी कैन क्रॉस चेक, और वो अगर जो डिफरेंस आएगा दैट वुड बी आवर स्टैंडर्ड एरर, राइट. स्टैंडर्ड एरर होगा. अब हम यहाँ पर इसका बात करते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग, क्योंकि हमारी नल हाइपोथेसिस ये कह रही है, नल हाइपोथेसिस दैट देयर इज नो रिलेशनशिप, दैट इज द बीटा कोफिशिएंट इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम 0. मतलब बीटा कोफिशिएंट 0 से अलग नहीं है, राइट. बट पी वैल्यू जो आप देखेंगे, बीटा कोफिशिएंट ऑफ साइजेस कितना आया है, 0.003. आप यहाँ देखो बीटा कोफिशिएंट का वैल्यू, दैट इज, दिस इज द वैल्यू किसके लिए, साइज के लिए,
0.003. You could see here 0.003, right? और यहाँ पर अगर आप देखोगे p value beta coefficient of size का this is the size and this is the age का, right? ये किसका है? age का, right? आप देखोगे age का, तो इसका वैल्यू आया है 0.083, राइट? सो ये आप देखिए 0.083, 0.083, right? This is the significance value of the age, right? ये इसका अब हमारा ये कहता है अगर ये p वैल्यू से, because both these values are significant at 10% significance level, right? दोनों कम है, right? तो ये इस केस में क्या होगा, because हमारी null hypothesis को हम क्या करेंगे, we cannot accept null hypothesis. It means performance of a firm is positively related to size and age. इसका मतलब हम ये कहेंगे कि जो परफॉर्मेंस है फर्म की ये पॉजिटिवली रिलेटेड है साइज एंड एज से, राइट? दोनों से ये रिलेटेड है. At 5% significance level, relationship between performance and age will not be significant, right? एज सिग्निफिकेंट से नहीं होगा क्योंकि इसका वैल्यू 5% का वैल्यू, दैट मीन्स इट इज ग्रेटर देन 0.05, इसलिए 5% पे ये नहीं होगा सिग्निफिकेंस, बट 10% पे ये दोनों फैक्टर सिग्निफिकेंस हैं. एंड वी कैन से वी कैन नॉट एक्सेप्ट नल हाइपोथेसिस, वी विल रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस, एंड इट मीन्स परफॉर्मेंस ऑफ a firm is positively related to size and age. अब हम बात करते हैं कोलिनियरिटी की. कोलिनियरिटी मींस जब दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक दूसरे से बहुत ज्यादा रिलेटेड हैं, देयर इज द कोलिनियरिटी उनके बीच में, तो यहाँ हम वो वर्ड यूज करते हैं मल्टीकोलिनियरिटी. अब आप यहाँ देखिए ये दो कोलिनियरिटी स्टैटिस्टिक्स में टॉलरेंस एंड VIF, ये दो हमारे पास कॉलम्स आए हैं, टॉलरेंस एंड VIF, राइट? अब ये होता क्या है, राइट? Tolerance is just a inverse to VIF. VIF stands for variance inflation factor, right? यहाँ पर अगर हमारा जो वैल्यू है VIF का हायर देन 5 है और टॉलरेंस का लेस देन, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट चलते हैं, वो कम होना चाहिए, राइट? और वो वैल्यू ऑफ द VIF हायर देन 5 से अगर आती है और ये 0.02 से कम आता है तो प्रेजेंस ऑफ मल्टीकुलरिटी है, राइट? हमारे केस में इस एग्जाम्पल में मल्टीकुलरिटी नहीं है क्योंकि अगर आप देखो VIF 5 से ज्यादा नहीं है, ये 0.0 से कम नहीं है, तो दैट मीन्स देयर इज नो मल्टीकुलरिटी प्रॉब्लम. लेकिन अगर होता मल्टीकुलरिटी प्रॉब्लम तो आपके ये रिग्रेशन के कोफिशिएंट का कोई वैल्यू नहीं रहता, आपको पहले मल्टीकुलरिटी को रिमूव करना पड़ता, देन ओनली यू कैन गो अहेड, राइट, फॉर दी multiple regression. In social sciences research, a VIF value as high as 10 is considered to be acceptable. अगर VIF का value 10 है maximum तो वो acceptable है, but above this is not acceptable in social science research. Correct? So in the next video what we have to do, हमने किया है, these are the types of multiple regression, right? Types of multiple regression में अगर आप देखोगे स्टैंडर्ड मल्टीपल रिग्रेशन ये हमने आज कवर किया है, हायरार्किकल मल्टीपल रिग्रेशन और वी कैन कॉल इट सिक्वेंशियल रिग्रेशन वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, एंड स्टेप वाइज और स्टैटिस्टिकल रिग्रेशन आल्सो इन द नेक्स्ट वीडियो, राइट? एंड यहाँ मैंने मेंशन किया है प्रॉपर R square, R value tend to be a bit inflated when the number of IVs is more or the number of the cases is large. But adjusted R square takes into account these things and gives more accurate information about the fitness of the model, right? जैसे हमने एक एग्जाम्पल में कहा कि एडजस्टेड R स्क्वायर वैल्यू कितना है 0.70. इसका मतलब ये हुआ कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स इन दिस मॉडल एंड प्रिडिक्ट 70% ऑफ द वेरिएंस इन द डे. दैट मींस इट इज अ गुड मॉडल कि आपने जो फैक्टर्स लिए हैं वो 70% उस वेरिएंस जो डीवी में है उसको वो एक्सप्लेन कर रहे हैं, राइट? Right, so this is all about our regression, and in the next video we will continue more focus on this multiple regression, right? We will discuss.